बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के आज की क्लास में हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिल्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिल्टर क्या काम में आते हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे कि जो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग जो दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, उन रेक्टिफायर से जो है हमें डीसी प्राप्त होती है, डीसी वोल्टता, दिष्ट धारा वोल्टता प्राप्त होती है, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होती है। मैंने शुरू में बताया था। तो इन डीसी के साथ एसी के घटक भी उपस्थित होते हैं और इन एसी के घटकों को पृथक करने की जो विधि है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो इसके लिए जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर लगाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है हम एसी को हटा देते हैं और जो निर्गत है वहां से हम प्योर डीसी को हम फाइंड आउट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के फिल्टर होते हैं। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर नंबर 1, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर नंबर 2, पार्श्व संधारित्र फिल्टर नंबर 3, एल अनुभाग फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर और नंबर 4, पाई सेक्शन फिल्टर। तो ये 4 प्रकार के फिल्टर यहां हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। नंबर 1 पर हम जो फिल्टर पढ़ेंगे वो है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो है फिल्टर श्रेणी क्रम में जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर लगाया गया है वो इस तरह से, यहाँ श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर L लगा होता है। और बात करें फुल वेव रेक्टिफायर में जो है फिल्टर की, तो यहाँ ये फुल वेव रेक्टिफायर में जो है हमें यहाँ 2 डायोड लगाए हैं और साथ में जो है एक L श्रेणी का जो फिल्टर यहाँ लगाया है। ये भी आउटपुट इसके लिए यहाँ लोड पर। तो ये हमने दोनों के डायग्राम बनाए हैं और आगे हम देखते हैं कि जो प्रेरकत्व है वो डीसी और एसी के लिए किस तरह से प्रभावी रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो डीसी है, फॉर डीसी यानी कि जो डायरेक्ट करंट है उसके लिए जो श्रेणी प्रेरकत्व हम ले रहे हैं, प्रेरकत्व उसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति F इज इक्वल टू कितनी होती है, 0, यानी कि मिनिमम होती है। उसके लिए कितनी होती है, मिनिमम। तो जब डीसी के लिए इसकी आवृत्ति कितनी है, 0 है, मिनिमम है, तो प्रेरकत्व से उत्पन्न प्रतिबाधा किसके लिए, डीसी के लिए। हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट डीसी के लिए। तो डीसी के लिए जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी, XL के रूप में हम प्रतिबाधा को ले रहे हैं, ओमेगा इंटू एल। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू एल। F इज इक्वल टू 0, सो XL इज इक्वल टू कितना होगा, 0, यानी कि शून्य प्रतिबाधा, शून्य प्रतिबाधा। यानी कि जो हमारे पास हम प्रेरकत्व लगा रहे हैं ये डीसी के जो घटक हैं उनको गुजरने देगा, उनके लिए किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
अब हम बात करते हैं फॉर AC अल्टरनेट करंट के लिए। जो प्रेरकत्व के लिए जो आवृत्ति होगी, इसके लिए आवृत्ति होती है इन्फिनिटी यानी कि मैक्सिमम। इसके लिए जो आवृत्ति होगी AC के लिए प्रेरकत्व की वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो प्रेरकत्व से उत्पन्न प्रतिबाधा XL is equal to ओमेगा L. So XL is equal to 2 pi F into L. So F is equal to infinity. F का मान कितना है, इन्फिनिटी है। So इसके लिए जो प्रतिबाधा होगी वो भी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मान कैसा होगा, अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि जो प्रेरकत्व है वो AC घटकों को यहाँ से पास होने नहीं देगा। जब ये L प्रेरकत्व AC घटकों को यहाँ से गुजरने नहीं देगा तो उस कंडीशन में जो लोड प्रतिरोध है उस पर हमें क्या मिलेगी, DC के घटक हमें वहाँ प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें जो है DC वोल्टता वहाँ प्राप्त होगी। आइए इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है उसको समझते हैं। इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा। तो जो हम श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर पढ़ रहे हैं इसका गणितीय विश्लेषण हम डिस्कस करेंगे। गणितीय विश्लेषण, तो इसके गणितीय विश्लेषण को हम देखते हैं। तो गणितीय विश्लेषण के लिए हम लेते हैं पूर्ण तरंग जो दृष्टिकारी है उसके लिए फूरियर जो विश्लेषण हमने देखा था हमारे पिछली क्लासों में। तो वो होता है 2Vm/π माइनस 4Vm/3π cos 2 ओमेगा t माइनस 4Vm/15π cos 4 ओमेगा t। ये इक्वेशन 1। यहाँ जो पहला पद है वो DC घटक होता है, बाकी पीछे के जो पद है वो AC के घटक होते हैं। ये उच्च घटक होता है, ये निम्न घटक होता है AC का, ये उच्च घटक होता है। तो यहाँ हमें DC का पद लेना है तो EDC यानी कि DC वोल्टता 2Vm/π। यदि हम धारा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, धारा IDC, DC धारा को EDC यानी कि DC वोल्टता में लोड प्रतिरोध RL का जो है भाग यहाँ देंगे। तो हमारे पास DC जो धारा है वो मिलेगी 2Vm/π RL के रूप में। अब जो निर्गत वोल्टता है, निर्गत वोल्टता में जो उपस्थित AC के घटक हैं उनका RMS हम मान फाइंड आउट करें तो निर्गत में AC के घटकों का RMS मान यानी कि वर्ग माध्य मूल मान हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर AC के घटकों का। तो देखिए AC के घटकों का जो ERMS मान है, ERMS देश के रूप में हम इसे ले रहे हैं। तो E बराबर 4Vm/3π 4Vm/3π। देखिए 4Vm/3π ये और इसका RMS की वैल्यू √2 के रूप में। तो 4Vm/3π√2 ये इसकी वैल्यू बनती है। बात करें हम धारा की, RMS धारा, तो RMS धारा IDC तो ERMS डैश अपॉन यहाँ जो जितना भी यहाँ इस पर AC पर जो प्रतिरोध लग रहा है उसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अंडर रूट यहाँ जो इस पर √RL का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L RL का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L का स्क्वायर। यहाँ ये जो है इसका IRMS वैल्यू बनेगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ERMS की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो IRMS डेज इज इक्वल टू 4VM अपॉन 3√2 पाई, और यहाँ ये अंडर रूट में RL स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा अंडर रूट RL का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L का स्क्वायर, चूंकि 2 ओमेगा L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 RL। RL की तुलना में जो है 2 ओमेगा L की वैल्यू क्या है, बहुत अधिक है। तो इसको जो है हम 2 ओमेगा L के रूप में ही ले सकते हैं। तो IRMS डेज इज इक्वल टू 4VM अपॉन 3√2 पाई, 3√2 पाई, और अंडर रूट में इसका स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा 2 ओमेगा L। तो IRMS डेज इज इक्वल टू, यहाँ 2 से जो है 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2VM अपॉन 3√2 पाई ओमेगा L, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ बनती है। और इसे देते हैं हम IRMS इस वैल्यू को देते हैं हम IRMS की, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास यहाँ बनती है। अब बात करते हैं हम उर्मी का गुणांक की। उर्मी का गुणांक R इज इक्वल टू, और उर्मी का गुणांक जो है IAC अपॉन, यानी कि IRMS डेश अपॉन IDC, क्योंकि RMS वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AC धारा के वर्ग माध्य मूल मान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 4 से वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 4. So R is equal to IRMS 2 VM upon 3√2 pi omega L divided by 2 VM upon पाई इंटू आर। तो देखिए यहाँ जो पद कैंसिल आउट होंगे उन पदों को कैंसिल आउट कर देते हैं, और एट लास्ट हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ देखिए 2VM से तो 2VM कैंसिल हो गया, और पाई से जो है पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी RL अपॉन R इज इक्वल टू RL अपॉन 3√2 ओमेगा L के रूप में। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो 0.236 R इज इक्वल टू 0.236 RL अपॉन ओमेगा L के रूप में आती है। तो ये उर्मी का गुणांक यहाँ हमें फुल वेव रेक्टिफायर पार्श्व श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर की स्थिति में फाइंड आउट होता है। तो उपरोक्त समीकरण से देखने से हमें पता लग रहा है कि यदि यहाँ L का पद है तो यहाँ हम इसमें देखने से हमें पता लग रहा है कि यदि हम श्रेणी प्रेरकत्व की को बढ़ाते हैं, श्रेणी प्रेरकत्व का मान बढ़ाते हैं, तो जो उर्मी का गुणांक का मान है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उर्मी का गुणांक के मान में
कब कमी आएगी? जब हम प्रेरकत्व को बढ़ाते हैं। प्रेरकत्व में यदि आप वृद्धि करेंगे तो उर्मिका गुणांक में क्या हो जाएगी? कमी। तो ये था हमारा श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। नेक्स्ट हम फिल्टर की बात करते हैं, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर। तो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर को डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट प्रकार का फिल्टर, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर। और इसे हम जो है फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट में जोड़ रहे हैं। तो ये पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर है, ये वाला इसमें हमने सर्किट जोड़ा, संधारित्र जोड़ा, ये कहलाता है पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, जो लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये डायोड D1 है, डायोड D2 है। पूरा सर्किट जो है फुल वेव रेक्टिफायर का है। केवल और केवल डायोड के बाद जो है यहाँ हमने एक जो है संधारित्र यहाँ हमने कनेक्ट किया है। एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे डायग्राम में। ये हाफ वेव के लिए हो गया, तो ये फुल वेव के लिए इस तरह से बनेगा। ये मध्य निष्कासी यहाँ पर, ये RL, और यहाँ जो है हम एक संधारित्र C यहाँ कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो सर्किट हमें दिख रहा है, यहाँ से हमने मध्य निष्कासी दिया, और ये तो ये जो सर्किट है यहाँ हमने जो C अटैच किया है इस लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, ये कहलाता है आपके पार्श्वपथ संधारित्र। और यहाँ से हमें V आउटपुट मिलता है इसके सिरों पर। तो यहाँ दो डायोड D1 D2 का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि जो संधारित्र है, संधारित्र की जो डीसी आवृत्ति, डीसी के जो धारा है, डीसी धारा के लिए जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो F कितनी होती है? 0 होती है। तो उस स्थिति में ये जो संधारित्र है इस डीसी धारा को गुजरने नहीं देता है, और एसी धारा के लिए जो एसी धारा के लिए जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो इन्फिनिटी, एसी धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो वहां जो है जो संधारित्र है उसे उसके लिए बिना अवरोध के जो है एसी घटकों को यहाँ से गुजरने देता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने पार्श्वपथ यानी कि RL के समांतर क्रम में जो संधारित्र लगाया है, ये संधारित्र प्रारंभ में जो डीसी के घटक हैं उन डीसी के घटकों को यहाँ से नहीं गुजरने देता है, केवल और केवल एसी के घटकों को गुजरने देता है। अतः जो डीसी के घटक हैं वो डीसी के घटक कहाँ जाकर के मिलते हैं? हमें RL पर जाकर के मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसकी कार्य प्रणाली रहती है। अब इसकी जो डीसी और एसी घटकों के लिए किस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करता है उसको देखते हैं। फॉर डीसी, तो डीसी के लिए जो F है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी होती है? 0। तो संधारित्र से जो उत्पन्न प्रतिबाधा, संधारित्र के लिए जो प्रतिबाधा है XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C के रूप में। तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC इस तरह से रहेगी। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम रहती है डीसी की। तो F इज इक्वल टू यहाँ 0 को करेंगे तो XC की जो वैल्यू है ये कितनी चली जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी डीसी के लिए। यानी कि यहाँ ये अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। किसके लिए? डीसी घटकों के लिए। और बात करें एसी घटकों के लिए, फॉर अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इन्फिनिटी यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ XC इज इक्वल टू 1/2
2 पाई एफ सी में यदि आप एफ की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो इसके लिए क्या होगी वैल्यू, क्या मिल जाएगा आपको 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ इसके लिए प्रतिबाधा कितनी हो गई 0 प्रति बाधा, अर्थात जो संधारित्र है वो केवल एसी के घटकों को गुजरने देता है, डीसी के घटकों को अवरोधित कर लेता है। तो डीसी के घटक कहाँ जाकर के मिलते हैं, फिर हमें आरएल पर जा करके मिल जाते हैं, लोड प्रतिरोध पर जो है हमें निर्गत के रूप में मिलते हैं। अब इस स्थिति में होता क्या है कि शून्य अवरोध तो जो है एसी के लिए रहता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में जो डायोड है अधिकतम वोल्टता की स्थिति Vm उत्पन्न होने पर क्या हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करने लगता है, जिससे जो है RL पर जो है वोल्टता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि एसी के घटकों को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कंडीशन के लिए क्या होता है, चार्ज होता है और RL पर जो है डीसी घटक मैक्सिमम कंडीशन में मिल जाते हैं, यानी कि RL पर भी जो वोल्टता है वो अधिकतम वोल्टता हमें प्राप्त होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, जो C है यानी कि वोल्टता का मान Vm जब कम होने लगता है तो जो संधारित्र है वो अनावश्यक होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है और इस स्थिति में जो वोल्टता का मान है उसमें भी कमी आने लगती है। अतः जो वोल्टता का मान है उसको नियत बनाए रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है संधारित्र की जो कार्यप्रणाली है वो इस तरह से रहती है, एक बार आवेशन होता है, फिर निरावेशन होता है, फिर आवेशन होता है, फिर निरावेशन होता है। तो संधारित्र पर जो अधिकतम वोल्टता है वो RL, संधारित्र पर जो अधिकतम वोल्टता है वो RL और C पर निर्भर करती है, C पर निर्भर करती है और इसकी निर्भरता जो है टाइम डिपेंडेंट होती है। तो इसे हम टाइम डिपेंडेंट होने के कारण इस R और L पर जो C और RL पर जो निर्भरता है इसे हम कहते हैं कालांक के रूप में हम इसे जानते हैं। अतः जो संधारित्र पर निर्गत जो वोल्टता होगी, अतः संधारित्र पर निर्गत वोल्टता वो होगी V = Vm e की पावर -T/RL C के रूप में। V = Vm e की पावर -T/RL C के रूप में। तो V = Vm 1 माइनस T/1 माइनस एक्सपोनेंशियल जो है इसका हमने प्रसार कर लिया है 1 - T/RL C। एक्सपोनेंशियल का प्रसार करने पर हमें ये पद फाइंड आउट होता है। अब इसका आवेशन निरावेशन किस तरह से होता है इसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये वोल्टा इस अक्ष पे है, ये वोल्टा, ये टाइम कालांक जो है इस तरह से इस तरफ रहेगा टाइम पीरियड।
तो ये तो हो गए आपके मैक्सिमम वोल्टता Vm, और ये हो गए आपके जो वोल्टता का मान है वो होगा V = Vm 1 - T/RL/C के रूप में। ये आपके यहाँ पर हमारे पास वोल्टता आ जाती है, और दो पीक्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दो पीक्स के मध्य का जो टाइम पीरियड है वो आपके कालांक T के द्वारा रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ तो इस जगह पर यहाँ जो है यहाँ से ये, तो इस पोजीशन पे जो है संधारित्र क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये कहलाता है आपके चार्जिंग, यानी कि आवेशन। संधारित्र का आवेशन। फिर यहां इसकी बात करें तो ये हो रहा है आपके संधारित्र का अनावेशन इन टाइम पीरियड से। तो अनावेशन यानी कि डिस्चार्ज। तो यहाँ तो जो संधारित्र है चार्जिंग पे पोजीशन पे है, यहाँ संधारित्र डिस्चार्जिंग पोजीशन पे वर्क करता है। तो इस तरह से ये जो दो पीक्स हैं, दो वोल्टता के मैक्सिमम जो मान है उनके बीच संधारित्र है आवेशित, अनावेशित और फिर आवेशित होता है। जब वो आवेशित होता है तो निर्गत पर जो वोल्टता है उसका मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो ये था संधारित्र की कार्यप्रणाली। अब इसका जो गणितीय विश्लेषण है, इस गणितीय विश्लेषण को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।